हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं फंक्शन के लेक्चर नंबर 3 पर। फंक्शन के लेक्चर नंबर 3 में हमको क्या पढ़ना है? हमको फंक्शन की पहचान करनी है कि कौन कौन सा रिलेशन हमारा फंक्शन होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो वही पहला पॉइंट है आपका, स्पेशल टाइप्स फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन। मतलब हमारा जो फंक्शन होता है वो भी एक रिलेशन होता है, लेकिन वो कुछ स्पेशल टाइप्स का रिलेशन जब होगा तब उसमें हम उसको फंक्शन बोलते हैं। इसको डिनोट कैसे किया जाता है? स्मॉल एफ से डिनोट कर सकते हैं, या स्मॉल जी से, या फिर स्मॉल एस से डिनोट कर सकते हैं। हम फंक्शन का डेफिनेशन देखते हैं। फंक्शन के डेफिनेशन में क्या है, आपके पास कोई दो सेट होंगे, उस दो सेट को लेकर के हम फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन आपका है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए is associated with a unique element of B, then this association is known as a function। ठीक है ना भाई, हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट होंगे जिसमें एक सेट में आपका कुछ एलिमेंट होगा, बी सेट वाले में भी कुछ एलिमेंट होंगे, तो उसी के हम रिलेशन को कैसे फंक्शन डिफाइन कराएंगे देखते हैं आगे। जैसे हम किसी भी फंक्शन को, जैसे हमारा कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स का आ गया, अब y इक्वल टू एफ एक्स आ गया तो उसमें हमारा फंक्शन बोला जाता है कि आपका फंक्शन है, आपका फंक्शन डिफाइंड होगा a से b में। तो यहाँ पर दिखा के क्या आएगा, f इज सच दैट a टू b। बात आएगा कि a किसको डिनोट करेगा, तो जो एरो के लेफ्ट साइड वाला होता है वो फंक्शन के डोमेन को बताता है। डोमेन बोले या फिर इनपुट बोले या फिर प्री इमेज बोले। और जो एरो के राइट साइड वाला होता है, एरो के राइट साइड वाला होता है उसको हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें आपको रेंज मिलता है, जिसमें मतलब कि आपका अगर मान लीजिए मैपिंग मेथड से आपने सॉल्व किया तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ए के जो एलिमेंट होंगे उस एलिमेंट से अगर जिसको बी वाले एलिमेंट, बी वाले सेट के एलिमेंट को तीर लगेगा, जिसको जिसको तीर लगेगा वही हमारा रेंज होगा। रेंज को हम लोग आउटपुट या फिर इमेज के नाम से भी जानते हैं। बात आता है कि हम इसको पढ़ेंगे कैसे, तो f इज सच दैट a इंटू बी, मतलब आपका फंक्शन जो है वो a से b में डिफाइंड है। तो आपका बात आएगा कि a क्या है, a डोमेन को बताएगा, b किसको दिखाएगा, कोडोमेन को, जिसमें आपका रेंज मिलेगा। ठीक है, आपका नोट पॉइंट क्या है, इन फंक्शन कोडोमेन इक्वल टू रेंज ऑलवेज इज नॉट ट्रू। मतलब हमेशा ये फिक्स नहीं है कि आपका जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर हो सकता है। कभी कभी कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो सकता है, मतलब कि आपका इस वाले सेट के जितने एलिमेंट हैं, इस वाले सेट के जितने एलिमेंट हैं, इसमें से इसके सारे एलिमेंट्स को तीर लग सकता है। जब इसके सारे एलिमेंट्स को तीर लग जाएगा तो हम बोल देंगे कि फंक्शन का जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर है। लेकिन इत्तेफाक से बाय चांस आपका क्या हुआ कि इसमें किसी एक एलिमेंट को अगर तीर नहीं लगा, इस वाले एरो के राइट साइड वाले में अगर किसी एक एलिमेंट को तीर नहीं लग रहा है, तो अब हम उसको क्या बोल देंगे कि वो आपका जो कोडोमेन था वो रेंज के बराबर नहीं आया। ठीक है, आगे क्या है, जैसे हम किसी भी फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम मैपिंग मेथड से भी डिफाइन करते हैं। जैसे मैपिंग मेथड में क्या है, आपको यहां पर बताया गया है कि आपके पास दो सेट होंगे, पहला गोला होगा, ये वाला दूसरा गोला होगा। आपके पास दो गोले होंगे मैपिंग मेथड में। पहले वाले गोले से आपको दिख रहा है कि पहले वाले गोले में 5 एलिमेंट हैं और आपके दूसरे वाले गोले में भी आपके 6 एलिमेंट हैं। अगर हमने देखा तो क्या बोला जा रहा है, कोई भी फंक्शन होगा, सपोज कर लिया y इक्वल टू एफ एक्स का फंक्शन है, और वो y इक्वल टू एफ एक्स का जो फंक्शन है वो कहां से कहां तक में डिफाइंड है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि फंक्शन आपका a से b में डिफाइंड है। a कौन सा सेट है, लेफ्ट साइड वाला, b कौन सा सेट है, राइट साइड वाला। जो a का सेट होगा वो x को बिलोंग करेगा, जो b का सेट होगा वो y को बिलोंग करेगा। मतलब आपका यहां से x मिलेगा, और मतलब यहां से x आप पुट करेंगे, पुट करने का मतलब फंक्शन में हम पुट करेंगे, मतलब वही इनपुट बोला जाता है, जो डोमेन होगा। हम पुट करने के बाद हमको इस कोडोमेन में मिलेगा कुछ वैल्यू, जो वैल्यू मिलेगा हम उसको रेंज बोलते हैं। मतलब कि आपका b वाला सेट ये वाला है, ये ए वाला सेट आपका ये वाला है, ये एक्स को बिलोंग करेगा
और ये वाला आपका y को बिलोंग करेगा। इस वाले सेट में जितने एलिमेंट होंगे सबको कोडोमेन बोलेंगे, इस वाले सेट में जितने एलिमेंट होंगे सबको डोमेन बोलेंगे। यहां तक बात क्लियर है। अब यहां पर क्या है कि आपका y = fx है। अब बात आएगा कि देखने पर क्या मिल रहा है, 1 का तीर किसको लगा है, 2 को लगा है। 1 का तीर किसको लगा है, 2 को लगा है। तो हम अगर देखेंगे तो 1, 2 लिख सकते हैं। फिर देख रहे हैं 2 का तीर किसको लगा है, 3 को लगा है। फिर 3 का तीर किसको लगा है, 4 को लगा है। फिर 4 का तीर किसको लगा है, 5 को लगा है। वैसे ही 5 का तीर आपका 6 को लगा है। तो हमने तो बताया, अब यहां से मतलब इस वाले अगर फंक्शन डिफाइन करना है तो इधर वाले गोले में से जितने एलिमेंट हैं सबसे एक एक तीर निकल सकता है, सबसे एक एक तीर निकलना है। मतलब इस वाले गोले में जितने एलिमेंट हैं सबसे एक तीर निकलना चाहिए, केवल सबसे जितने भी एलिमेंट होंगे। जैसे ये है तो इससे भी एक ही तीर निकलना चाहिए, ये वाला एलिमेंट है तो इससे भी एक ही तीर निकलना चाहिए, ये वाला एलिमेंट है तो इससे भी एक ही तीर निकलना चाहिए। ऐसे मतलब इस वाले गोले में से हमेशा आपको देखना है, मैपिंग मेथड देख के बताना होगा कि क्या ये फंक्शन है। तो हमको देखना है कि इधर वाले गोले से हमेशा इस वाले गोले में से जितने एलिमेंट हैं सबसे एक तीर निकलना चाहिए। अब इस वाले में बात आएगा क्या होगा, तो इस वाले गोले में जितने एलिमेंट हैं हो सकता है कि इधर से जितने तीर निकले हैं सबको एक को ही लग सकता है या बारी बारी करके अलग अलग लग सकता है। ठीक है। अब जैसे हमने देखा इधर किसको किसको तीर लगा है, 2 को लगा है, 3 को लगा है, 4 को लगा है, 5 को लगा है और 6 को लगा है। तो कोडोमेन में तो आपका 1 2 3 4 5 6 था, लेकिन तीर किसको किसको लगा, केवल 2 को, 3 को, 4 को, 5 को और 6 को। तो बात आएगा कि इस वाले गोले में जितने एलिमेंट हैं जिसको तीर लगेगा वही हमारा फंक्शन का रेंज बोला जाएगा। जो हमारा इस वाला गोला है, जो ये वाला हमारा गोला है, इस वाले गोले में जो जो एलिमेंट हैं उसमें जिसको जिसको तीर लगेगा उसी को क्या बोला जाएगा, रेंज बोला जाएगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि रेंज क्या है, हम ऐसे लिखेंगे, क्या होगा आपका 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। ठीक है, जैसे सेट में लिखते हैं वैसे इसमें भी लिखेंगे। डोमेन आपका क्या होगा, 1 2 3 4 5। फिर अब बात आएगा कि हमको इसी को ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखना है। तो ऑर्डर्ड पेयर में तो हम लिखेंगे 1 का तीर किसको लगा है, 2, तो 1, 2। फिर 2 का तीर किसको लगा है, 3 को, तो 2, 3। 3 का तीर किसको लगा है, 4 को, तो 3, 4। ऐसे ही 4, 5, फिर 5, 6 होगा। तो ऑर्डर्ड पेयर में अगर हमको देख के बताना होगा कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो आपका किसको दिखाएगा, डोमेन को दिखाएगा। और ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकेंड एलिमेंट है वो रेंज को दिखाएगा। ध्यान रहे, ऑर्डर्ड पेयर देख के हमको बताना होगा डोमेन रेंज। तो ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो आपका डोमेन बताएगा, और ऑर्डर्ड पेयर में जो आपका सेकेंड एलिमेंट होगा वो आपका रेंज को बताएगा। अब जैसे हमारे पास यही है, हमको मैपिंग मेथड देख करके बताना है। जैसे हमारे पास 4 ऐसे क्वेश्चन है, हमको यही सब देख के बताना है कि आपका ये जो है कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। तो जैसे हम एकदम आसान तरीके से समझ सकते हैं। बात आता है, हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं रिलेशन और फंक्शन। ठीक है, हम रिलेशन और फंक्शन चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। अगर हमने देखा कि हमको अगर रिलेशन फंक्शन में, तो हम वर्ड आ रहा है आपका फंक्शन का। अब वर्ड फंक्शन का आ रहा है तो हम लोग फंक्शन में जाते हैं। तो फंक्शन में लोग क्यों जाते हैं, लोग खाना खाने जाते हैं। अगर खाना खाने जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसी को उसी के अकॉर्डिंग, हम उस फंक्शन के अकॉर्डिंग इस फंक्शन को हम देख के बताएंगे कि कौन कौन सा ऐसा अगर दिखेगा तो कौन फंक्शन होगा, कौन फंक्शन नहीं होगा। हम एक काम करते हैं, आपको हमेशा लेफ्ट साइड वाले को x नाम देना है, जो कि सपोज कर लीजिए यहाँ पर x आपका a को बिलोंग कर रहा है, मतलब a का सेट होगा कोई, और ये राइट वाला जो है वो y को बिलोंग कर रहा है, जो b का सेट होगा, b का एलिमेंट होगा, b का सेट होगा जिसमें कुछ एलिमेंट होंगे वो y को बिलोंग करेगा। ये वाला किसका सेट होगा, a को होगा, जो किसको बिलोंग करेगा, x को बिलोंग करेगा। ये वाला b का सेट होगा, किसको बिलोंग करेगा, y को बिलोंग करेगा। उसी हिसाब से अगर ये वाला देखें तो ये वाला भी आपका a सेट होगा। जैसे कुछ नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं। फिर ये वाला भी आपका b का सेट होगा जो y को बिलोंग करेगा।
ये वाला भी उसी तरह ए का सेट होगा तो एक्स को बिलोंग करेगा, वाई का सेट होगा तो बी का बिलोंग करेगा। अब ऐसा नहीं है, हमको ये नहीं देखना है कि आपका कौन ए है कौन बी है। आपका देखिए जैसे ए से बी लग के आया, ए इन टू बी पढ़ के आया, मतलब ये दिख रहा है हमको, तब समझ जाएंगे कि ये एक्स को बिलोंग करेगा, ये वाला वाई को बिलोंग करेगा। कभी मान लीजिए अगर हमको ये पढ़ के आ गया तो क्या करेंगे, बी इन टू ए, तो भी ये आपका एक्स को बिलोंग करेगा, तब ये वाला वाई को बिलोंग करेगा। जैसे इस केस में क्या है, ये एक्स को बिलोंग करेगा और ये वाला वाई को। इसमें क्या है, ये वाला एक्स को बिलोंग कर रहा है, ये वाला वाई। तो हमको क्या पढ़ना है, मतलब हमारा ये डिपेंड करता है कि ये वाला कैसा है। अब चूंकि यहां पर कुछ नहीं दिया था तो हमने ऐसे ही मान लिया, ठीक है। अब हमको देख के बताना है कि कौन फंक्शन है कौन नहीं है। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, इधर वाले सेट को हम आदमी का नाम देते हैं। जैसे सपोज कर लिया ये आदमी है, ठीक है। इधर वाले को हमने नाम दे दिया थाली, ठीक है। फिर इसमें जो एक्स को बिलोंग कर रहा है उसका नाम दे दिया आदमी, इसको नाम दे दिया थाली, इसका नाम दे दिया आदमी, इसका नाम दे दिया थाली, ठीक है। फिर वही यहां पर भी आदमी फिर थाली। अब देखना है, जैसे कोई इंसान कोई व्यक्ति किसी फंक्शन में गया, कोई व्यक्ति किसी फंक्शन में गया, किस लिए जाएगा, खाना खाने जाएगा और कुछ नहीं करना उसको। तो अब क्या है, अब ये इसमें जितने भी एलिमेंट है सब आदमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें जितने एलिमेंट हैं सब थाली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब कि लेफ्ट साइड वाला आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा है और राइट साइड वाला आपका थाली को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने अगर देखा तो एक आदमी एक थाली में खाना खा रहा है, क्या ये पॉसिबल है? सिंपल सी बात है, एक आदमी एक ही थाली में खाना खाएगा। उसी हिसाब से फिर दूसरा आदमी दूसरे थाली में खाना खा रहा है, तीसरा आदमी तीसरे थाली में खाना खा रहा है, चौथा आदमी चौथे थाली में खाना खा रहा है। मतलब कि एक ऐसे कई तरह के आदमी गए जो कि क्या कर रहे हैं, अलग अलग थाली में खाना खा रहे हैं। तो क्या ये फंक्शन में जाने लायक है? तो ये भी क्या होगा, तब ये फंक्शन बोला जाएगा, ठीक है। मतलब एक आदमी एक थाली में खाना खा रहा है। अब यहां पर अगर देखें, यहां पर एक आदमी एक थाली में खाना खा रहा है, एक आदमी एक थाली में खाना खा रहा है, और यहां पर दो भाई ऐसे हैं जो कि एक थाली में खाना खा रहा है। हो सकता है कि थाली महंगी हो, होटल में फंक्शन किया गया हो और थाली महंगी हो, तो दो भाई चालाक रहे होंगे, उन्होंने सोचा होगा कि हम एक ही थाली में खाना खाएंगे तो एक प्लेट का पैसा बच जाएगा, तो वही हुआ। अब यहां पर एक प्लेट बच गया, तो हम तो जानते हैं फंक्शन में थाली बचता है, प्लेट बचता है आपका, है ना भाई। तो क्या ये फंक्शन है? तो ये भी फंक्शन है। अब यहां पर देखते हैं, अब यहां पर हमने देखा, अब एक आदमी है, एक आदमी दो थाली में खाना खा रहा है, एक का तीर 1 को भी लगा, एक का तीर 2 को भी लग रहा है, एक का तीर 1 को लग रहा है और एक का ही तीर 2 को भी लग रहा है। फिर बी का तीर जो है वो 3 को लग रहा है और सी का तीर 4 को लग रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखने में क्या मिल रहा है, एक आदमी दो थाली में खाना खा रहा है, मतलब एक आदमी दोनों हाथ से खाना खा रहा है। अगर कोई आदमी फंक्शन में गया है तो क्या वहां पर भीड़ इकट्ठा होगी? अब वहां पर अगर एक आदमी दोनों हाथ से दोनों थाली में खाना खाएगा तो क्या वो फंक्शन में जाने लायक है? तो बात आएगा वो फंक्शन में जाने लायक नहीं है, तो ये फंक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये वाला फंक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर ध्यान देना आपको, ए का तीर 1 को लगा है, ए का तीर 2 को लगा है, बी का तीर 3 को लगा है, सी का तीर 4 को लगा है। और यहां पर ध्यान रहे, एक आदमी तो दो दो थाली में खाना आ रहा है, लेकिन डी वाले के पास, डी वाला तो गया है लेकिन वहां पर थाली भी नहीं बचा, डी वाला गया है वहां पर थाली ही नहीं बचा, तो क्या है, ये भी बता रहा है कि ये भी फंक्शन नहीं है। जैसे इसी के अकॉर्डिंग अगर हमने देखा, सपोज कर लीजिए आपके पास ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5, अब सपोज करिए ये वाला इसको तीर लग गया, या फिर इसमें और कम कर लेते हैं कुछ एलिमेंट, जैसे ये वाला,
इसका तीर इसको लग गया, इसका तीर इसको लग गया, ठीक है। अब हमने देखा कि अगर ये आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये थाली को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक आदमी एक थाली में खाना खा रहा है, हाँ अच्छी बात है। एक आदमी एक थाली में खाना खा रहा है, अच्छी बात है। एक आदमी एक थाली में खाना खा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन एक आदमी फंक्शन में तो गया, लेकिन उसके लिए थाली बचा ही नहीं बचा, है ना भाई। अब आदमी फंक्शन में गया है, थाली नहीं बचा, तब तो वो गुस्सा करेगा, क्योंकि वो खाने के लिए ही गया था। अब जब उसको गुस्सा लगेगा तो बोल देगा ना कि ये फंक्शन नहीं है, तो बात आएगा क्या ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन नहीं है। तो कब कब फंक्शन नहीं है, एक बार एक का एलिमेंट मतलब कि एक हाथ से दो आदमी मतलब एक आदमी दोनों हाथ से खाना खा रहा होगा, तब भी नहीं होगा फंक्शन। या फिर इसमें से एक एलिमेंट किसी का, इसमें से किसी एक का कोई एक बच जाएगा जिससे तीर नहीं निकलेगा, लेफ्ट साइड वाले में से कोई एक बच जाएगा जिससे तीर नहीं निकलेगा, तो भी फंक्शन नहीं होगा। राइट साइड से एक एलिमेंट बच रहा है, कोई बात नहीं। अब यहां पर देख रहे हैं, यहां पर अगर देखें तो दो भाई एक थाली में खाना खा रहे हैं, ये तो ट्रू है, फॉलो कर रहा है, सही है फंक्शन को। फिर ये वाला ठीक है, लेकिन यहां पर देखा हमने कि डी है जो क्या है, बच जा रहा है ना भाई। मतलब कि डी जो आदमी गया है, अब वो भी गया फंक्शन में खाना खाने के लिए, लेकिन थाली भी है, आदमी भी गया है फंक्शन में, थाली भी बचा है, लेकिन क्या है उसका तबीयत सही नहीं है, वो खाना नहीं खा रहा है। अब जब वो खाना नहीं खा रहा है तो बात आएगा क्या ये आदमी फंक्शन में जाने लायक है, तो नहीं है, तो ये भी आपका फंक्शन नहीं कहलाएगा। अब आते हैं फिर से समझते हैं एक बार, बात आएगा कि कौन कौन सा फंक्शन होगा, कौन कौन सा फंक्शन नहीं होगा। तो हमेशा याद रखिए, दिमाग में बात बैठा लीजिए कि अगर इस वाले लेफ्ट साइड वाले गोले से, लेफ्ट साइड वाले गोले से जितने एलिमेंट हैं सबसे तीर निकलना चाहिए। लेफ्ट साइड वाले गोले के जितने एलिमेंट हैं सबसे तीर निकलना चाहिए, पहला कंडीशन। फिर दूसरा कंडीशन कि लेफ्ट साइड वाले गोले के किसी एक एलिमेंट से दो तीर नहीं निकलना चाहिए, दूसरा। फिर तीसरा कंडीशन, सॉरी, पहला अगर फंक्शन को डिफाइन करना है तो पहले उसके लिए सुनते हैं। अगर मान लीजिए आपका एक एलिमेंट है, मतलब सेट लेफ्ट साइड वाला है, लेफ्ट साइड वाला गोला है, अगर उसमें हम देखते हैं उसमें क्या है, सबसे तीर जितने भी एलिमेंट है सबसे एक एक तीर निकलना चाहिए, तब तो ये फंक्शन है, ठीक है। आपका इससे मतलब नहीं है कि आपका राइट साइड वाला बच रहा है या नहीं बच रहा है, हमसे उससे मतलब नहीं, लेफ्ट साइड वाले पर बात ध्यान रहना चाहिए। और अगर किसी दो एलिमेंट से राइट साइड वाले गोले के किसी एक एलिमेंट को ही तीर लग रहा है तो भी फंक्शन बोला जाएगा। लेकिन आप बात आएगा कि कब फंक्शन नहीं होगा, तो फंक्शन कब नहीं होगा, जैसे एक एलिमेंट से, लेफ्ट साइड के गोले से एक एलिमेंट से दो तीर नहीं निकलना चाहिए, तब फंक्शन नहीं होगा। अगर दो तीर निकल रहा है लेफ्ट साइड के गोले से, गोले के एक एलिमेंट से, तब भी फंक्शन नहीं होगा। फिर दूसरा कंडीशन, लेफ्ट साइड का जो गोला है उसमें एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि तीर ना निकले, जैसे यहां पर था। अब यहां से इससे तीर नहीं निकला है, या फिर यहां से तीर नहीं निकला है, और यहां पर अगर देखें यहां पर से भी तीर नहीं निकला है, अब यहां पर थाली ही नहीं बचा था, तो कोई कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है। तो ऐसे ऐसे कंडीशन है। तो क्या कंडीशन है आपका, इसमें से लेफ्ट साइड वाले सबसे तीर निकलना चाहिए, भले इधर वाला का बच जाना चाहिए, ठीक है। उसी को लिखवाया गया है, ऑल फंक्शन इज अ रिलेशन बट ऑल रिलेशन इज अ फंक्शन इज नॉट नेसेसरी। सभी रिलेशन आपके फंक्शन नहीं हो सकते, लेकिन जितने फंक्शन है सब रिलेशन आपके हो सकते हैं। अगला है पॉइंट, फॉर एवरी एक्स वाई शुड बी डिफाइंड, मतलब सभी एक्स के लिए वाई डिफाइंड होना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है, देयर शुड बी ओनली वन वाई फॉर एवरी एक्स, मतलब अगर लेफ्ट साइड के गोले से सारे एक्स के एलिमेंट से, या लेफ्ट साइड के गोले के सारे एलिमेंट से वाई के गोले के एक एलिमेंट को तीर लग रहा है तो भी फंक्शन बोला जाएगा, वही चीज लिखवाया गया। अब हमारे पास दूसरा मेथड भी होता है, जैसे हमने मैपिंग मेथड सीखा, तो मैपिंग मेथड में हमने देखा कि कैसे कैसे कंडीशन हमारे फंक्शन को फॉलो करते हैं, मतलब फंक्शन होने के लिए बनाते हैं। अब वर्टिकल पैरेलल लाइन टेस्ट होता है एक, जिसको हम लोग वीपीएल टेस्ट मेथड कहते हैं, शॉर्ट में इसको वीपीएल
टेस्ट बोलते हैं, वर्टिकल पैरेलल लाइन टेस्ट। अब कंडीशन क्या है कि कभी भी इफ बोला है इफ एनी वर्टिकल लाइन कट्स द ग्राफ, if any vertical line cuts the graph of the function at one point then it is a function। कहने का मतलब कि आपके पास ग्राफ को देख करके बताने का मेथड है कि ग्राफ आपका जो है फंक्शन को फॉलो करेगा या फिर नहीं करेगा। आपके पास जैसे कोई भी ग्राफ पड़ा है, अब आपको ग्राफ देख करके बताना है कि वो ग्राफ आपका फंक्शन है या फिर नहीं है। तो ग्राफ पे क्या करना है आपको, वर्टिकल पैरेलल लाइन टेस्ट है, मतलब कि वाई एक्सिस के पैरेलल आपको ग्राफ पर लाइन ड्रॉ करने हैं। और आपने वाई एक्सिस के पैरेलल आपने ग्राफ पर लाइन ड्रॉ किया और आपको अगर एक जगह लाइन ने कट किया ग्राफ पर, तो क्या बोलेंगे कि फंक्शन आपका, सॉरी वो जो ग्राफ है वो फंक्शन है। अदरवाइज अगर आपका वर्टिकल लाइन जो है वो ग्राफ को दो जगह कट किया या दो से ज्यादा जगह कट कर रहा है तो वो ग्राफ फंक्शन को फॉलो नहीं करेगा, मतलब वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे हमारे पास यहां पर है कुछ ग्राफ है, अब ग्राफ को ही देख के बताना है हमको कि फंक्शन है या फिर नहीं है। जैसे हमने यहां पर देखा आपके पास ग्राफ है, अब इस ग्राफ में हमने क्या किया, वाई एक्सिस के पैरेलल जहां ग्राफ रहेगा हमें वहीं पर वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने हैं। ये बात याद रहना चाहिए, ये नहीं कि जहां पर ग्राफ नहीं भी है हम वहां पर भी लाइन ड्रॉ करें, ऐसा कुछ नहीं। जहां ग्राफ होगा हम वहां पर वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमने क्या किया, जैसे हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का है, कुछ इस तरह का बनेगा ग्राफ, तो ये हमने ग्राफ बनाया। अब इस कंडीशन में हमने देखा कि आपका जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ किया तो दो जगह कट कर रहा है, एक जगह यहां पर, एक यहां पर कट कर रहा है और एक यहां पर कट कर रहा है। ठीक है, एक ग्राफ आपका यहां पर कट कर रहा है, मतलब एक पॉइंट यहां पर एक पॉइंट यहां पर, तो हम इसको बोल सकते हैं लाइन कट्स मोर देन वन पॉइंट, सो इट इज अ फंक्शन। सॉरी, क्या होगा, लाइन क्या कर रहा है, मोर देन वन पॉइंट, सो इट इज नॉट अ फंक्शन, मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। अगर लाइन वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रहा है तो ग्राफ फंक्शन नहीं होगा, तो पहला फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे वाले में अगर हमने देखा, दूसरे वाले में देखा कि हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पे हमने y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। तो ये वाला अगर जैसे हमने सपोज किया कि x इक्वल टू 2 हमने ड्रॉ किया तो कितनी जगह कट कर रहा है, केवल एक जगह, या फिर x इक्वल टू -2 कितनी जगह कट कर रहा है, एक जगह कट कर रहा है। तो ऐसे ग्राफ क्या बोले जाएंगे, एक पॉइंट पर कट कर रहा है तो क्या बोलेंगे हम, लाइन कट एट वन पॉइंट, सो इट इज अ फंक्शन। है ना भाई, लाइन क्या कर रहा है, ग्राफ को एक पॉइंट पर कट कर रहा है तो ग्राफ क्या बोला जाएगा, ये फंक्शन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहां पर देखते हैं जैसे y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ है, और y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ है, y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, कितनी जगह कट कर रहा है, एक जगह, तो क्या बोला जाएगा, ये फंक्शन है। तो ये वाला भी आपका फंक्शन होगा। अब यहां पर अगर देखा y इक्वल टू माइनस रूट एक्स है, ये भी क्या कर रहा है, एक जगह कट कर रहा है, तो ये भी क्या बोला जाएगा, फंक्शन है। अब यहां पर है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, इसको बोला जाता है सर्कल, ये सर्कल का इक्वेशन है। हमने देखा कि ये कितनी जगह कट कर रहा है, दो जगह, मतलब x की दो वैल्यू पर y की एक वैल्यू, सॉरी x की एक वैल्यू पर y की दो वैल्यू मिल रहा है। जैसे अगर हमने देखा ये वाला सपोज किया आपका कुछ भी होगा, x इक्वल टू कुछ भी मान सकते हैं, x इक्वल टू जैसे 1 ही मान लेते हैं। अगर हमने x की वैल्यू 1 रखा तो ये हर एक जगह x की वैल्यू 1 ही होगा, लेकिन हम जैसे ऊपर जाएंगे तो y की वैल्यू बढ़ेगा, जैसे नीचे जाएंगे तो y की वैल्यू घटेगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू कुछ अलग होगी, यहाँ पर y की वैल्यू कुछ अलग होगी। तो x की एक वैल्यू पर y के दो वैल्यू मिल रहे हैं। तो कभी भी फंक्शन पहचानने का ये भी मेथड है कि x की अगर एक वैल्यू पर y के दो वैल्यू मिल रहे हैं तो फंक्शन
नहीं होगा। तो ये भी फंक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन जो है ग्राफ को दो जगह कट कर रहा है। तो ठीक है, तो हमने ये समझ गया कि हम यहाँ पर भी अगर देखें तो ये वाला भी अगर x इक्वल टू हमने जैसे 4 लिया है तो 4 पर ये तो लाइन आपका टोटल x इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू तो 4 यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा, लेकिन y की तो बदलती जाएगी, यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा। तो x की एक वैल्यू पर y के दो वैल्यू मिलेंगे तो फंक्शन को फॉलो नहीं करेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि x की दो वैल्यू पर y के एक वैल्यू मिले तो फंक्शन हो सकता है, मतलब वो फंक्शन होगा। लेकिन अगर x की एक वैल्यू पर y के दो वैल्यू मिलेंगे तो फंक्शन नहीं होगा। फिर से सुनेंगे, अगर x की एक वैल्यू पर y के दो वैल्यू मिलेंगे तो फंक्शन नहीं होगा, और अगर x की दो वैल्यू पर y का एक वैल्यू मिल रहा है तो फंक्शन होगा। आगे क्या है, फंक्शन को हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से फंक्शन हैं, कौन कौन से फंक्शन हमको पढ़ने होते हैं। तो हमारे पास टोटल हमारे पास 5 तरह के फंक्शन है, जैसे जिसको हम बोलते हैं आइलेट रूल, है ना। आइलेट रूल हमको इंटीग्रेशन में भी मिलेगा जब हम लोग यू डॉट बी मतलब प्रोडक्ट रूल उस पर यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं, तो हमारे तरफ अगर हम देखें यहाँ पर तो हम फंक्शन को डिफाइन किए अलग अलग तरह से। जैसे एक आपका क्या होगा, आइलेट को हमने अलाइट के नाम से अलग अलग कर दिया, ठीक है। ए आपका लेफ्ट साइड जाएगा और लाइट टोटल जो है आपका राइट साइड जाएगा। लाइट में आपके टोटल कितने तरह मतलब क्या क्या है, एल फॉर लॉगरिथमिक, आई फॉर इनवर्स एंड टी फॉर आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री, फिर ई फॉर एक्सपोनेंशियल। मतलब लाइट का मतलब लॉगरिथमिक, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल। इनवर्स में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, साइन इनवर्स एक्स या फिर कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, फिर सेक इनवर्स एक्स, मतलब 6 आइटम आपको पढ़ने होंगे। फिर ट्रिग्नोमेट्री में फिर वही आपको साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये भी 6 पढ़ने होंगे। फिर एक्सपोनेंशियल में आपका ई पावर एक्स हो सकता है, 2 पावर एक्स हो सकता है, 3 पावर एक्स हो सकता है, ऐसे कुछ भी चीजें हो सकती हैं, मतलब कांस्टेंट पावर वेरिएबल, ठीक है। लॉगरिथमिक में क्या होता है, लॉगरिथमिक में आपको जैसे लॉग वाला फंक्शन पढ़ना होगा, ठीक है। अब आते हैं अलजेब्राइक में। अलजेब्राइक क्या है, खुद 4 लोगों में अलग अलग बटा हुआ है। तो पहला है आपका पॉलिनोमियल, फिर क्या है रेशनल, फिर आपका क्या है इरेशनल, फिर आपका क्या है पीस वाइज। पीस वाइज जो फंक्शन है वो भी खुद अपने आप में 5 लोगों में डिवाइड है। तो पहला हमको पढ़ना होगा मॉडुलस फंक्शन इसमें, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसको हम बड़े ब्रैकेट में दिखाएंगे, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन जिसको हम करली ब्रैकेट्स में दिखाते हैं और साथ में एफ भी बोलते हैं। फिर अगला आपका होगा सिग्नम फंक्शन जिसको हम लोग एस जी एन ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर मॉड एक्स अपॉन एक्स, या फिर एक्स अपॉन मॉड एक्स बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका अगला मिलेगा डिफाइंड फंक्शन। डिफाइंड फंक्शन हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के दौरान सीखते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है आपका डिफाइंड फंक्शन ही। डिफाइंड फंक्शन में क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू फंक्शन आपका डिफाइंड होता है, कंडीशन के अनुसार आपका फंक्शन होगा। जैसे आपको यहां पर देखना है, आपको जैसे अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एफ एक्स इक्वल टू क्या या तो लीनियर होता था, या तो क्वाड्रेटिक होता था, या तो कोई एक फंक्शन होता था। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू हमको एक्स क्यूब भी लेना होगा, एफ एक्स इक्वल टू हमको 3x माइनस 2 भी लेना होगा, एफ एक्स इक्वल टू हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी लेना होगा। लेकिन कब लेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जब हमको x की वैल्यू 0 से छोटी रखना होगा तब हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब लेंगे। फिर जब हमारा x की वैल्यू जो होगा 0 से 2 के बीच में होगा तब हम एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2 रखेंगे। फिर जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, ग्रेटर देन 2 होगा, तब हम एफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेंगे। तो यही फंक्शन आपका डिफाइंड है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ एफ ऑफ माइनस 2, एफ ऑफ 3 एंड एफ ऑफ 0, मतलब कि इन सबका सम क्या होगा। तो आइए सीखते हैं। अब देखना है कि ये क्या है। अगर हमने एफ ऑफ माइनस 2 देखा तो यहां पर अगर देखेंगे तो x के स्थान पे कौन बैठा है -2।
अगर x बराबर -2 है तो मतलब x नेगेटिव है। अब अगर x नेगेटिव है तो fx के बराबर कौन बैठेगा, आपका x³ होगा। ठीक है, अब मतलब हमको x के स्थान पे कौन रखना है, -2 रखना है, तो आपका f ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 पावर 3 इक्वल टू हम इसको -8 बोलेंगे। फिर अगला क्या है आपका, अगला है आपका f ऑफ 3। अगर हमने f ऑफ 3 देखा तो f ऑफ 3 में हम देखेंगे कि x की जो वैल्यू है वो 3 है, x की जो वैल्यू है वो 3 है। अगर वो 3 है तो हम देख रहे हैं यहाँ पर आपके 3 कंडीशन है जो कि x ग्रेटर देन 2 में डिफाइंड है। किस में डिफाइंड है, x ग्रेटर देन 2 में। जब x ग्रेटर देन 2 में डिफाइंड है तो हमको कौन सा फंक्शन लेना होगा, fx इक्वल टू x² प्लस 1 लेना होगा। तो हम यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 तो क्या मिल जाएगा हमको, 10 मिल जाएगा, मतलब f ऑफ 3 की वैल्यू 10 मिलेगी। फिर आगे देखते हैं आपका f ऑफ 0। f ऑफ 0 मतलब x के स्थान पे हमको 0 रखना है। जब x के स्थान पे 0 रखना है तो देखेंगे ये एक x लेस देन 0 है, मतलब 0 से छोटा है। फिर अगला वाला क्या है, x इन बिटवीन 0 to 2, लेकिन यहाँ पर x पर क्या है, 0 पर इक्वल का साइन लगा है, मतलब हमारा fx तब क्या होगा, तब हम fx इक्वल टू क्या लेंगे, 3x - 2 लेंगे। तो हम यहाँ पर x के स्थान पे 0 पुट करेंगे तो आंसर हमारा -2 आएगा। बस हम बारी बारी रख लेते हैं। तो f ऑफ -2 की वैल्यू कितनी है, -8 है। फिर 3 की वैल्यू कितनी है, f ऑफ 3 की वैल्यू 10 है। फिर f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, -2। तो ओवरऑल आंसर करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अगला हमको क्या पढ़ना है, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन की हम पहचान क्या होता है हमारा, कि कोई लंबा सा एक्सप्रेशन आपको दिख जाता है। जब कोई लंबा सा एक्सप्रेशन हमको दिखता है तो हम उसको पॉलिनोमियल नाम देते हैं। और ये पॉलिनोमियल है आपका इन टर्म्स ऑफ x है, मतलब ये किसके टर्म्स में है, x के टर्म्स में पॉलिनोमियल बोला जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कुछ तरह से अलग अलग इसके कंडीशन होंगे। कंडीशन का मतलब पहले हम देखेंगे कि इनकी जो डिग्री है वो क्या होगी। जैसे अगर हमने देखा तो यहाँ पर ये क्या बोला जाता है, a0 बोला जाता है। ये वाला आपका a1 है, a2 है, a3 है, an-1 है, an है। हम लोगों ने 9th 10th में ही पॉलिनोमियल पढ़ा है और इनका मतलब समझ में आता है। ये सब क्या है, आपके कोफिशिएंट हैं। तो क्या बोलेंगे, a0, a1, a2, a3 एंड an इज अ क्या है, ये सब कोफिशिएंट, इज अ कोफिशिएंट। बात आएगा ये किसको बिलोंग करेगा, ये क्या है आपका कोफिशिएंट है और ये बिलोंग करेगा आपका रियल नंबर को। किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को। ठीक है ना, a0, a1, a2, a3 अप टू an ये किसको बिलोंग करेंगे, रियल नंबर को। ध्यान रहे बात कि जो a0 होगा, अब चूंकि क्या है ये a0 है तो रियल नंबर को बिलोंग करेगा। फिर यहाँ पर an है तो an आपका मैक्सिमम डिग्री वाले के पास बैठा है तो an नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। an को क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब कोफिशिएंट है और कोफिशिएंट आपका रियल नंबर को बिलोंग करता है। रियल नंबर में आपका 0 भी आता है। तो जब 0 आता है तो हम क्या करेंगे, इस an को 0 के बराबर नहीं रखेंगे। बात आएगा क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई पूछेगा अगर ये पॉलिनोमियल है तो इस पॉलिनोमियल का नाम क्या है, तो ये बोला जाएगा यहाँ पर इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, n है। तो क्या नाम देंगे हम इसको, n डिग्री पॉलिनोमियल। क्या देंगे, n डिग्री पॉलिनोमियल। तो अगर ये n डिग्री पॉलिनोमियल इसको जीवित रहना है, मतलब ये धरती पे इसको रहना है, तो क्या रहना पड़ेगा, an को नॉट इक्वल टू 0 रहना पड़ेगा। क्योंकि जिस दिन an आपका 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब x पावर n का कोफिशिएंट आपका 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये पूरी पार्टी 0 हो जाएगी। तब मैक्सिमम डिग्री आपका कौन दिखेगा, x पावर n-1। तब ये n डिग्री पॉलिनोमियल न रह करके n-1 डिग्री पॉलिनोमियल बोला जाएगा। तो हम n डिग्री पॉलिनोमियल जीवित रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए ही क्या कर रहे हैं, लीडिंग कोफिशिएंट, इसको क्या बोला जाता है, इस an को लीडिंग कोफिशिएंट बोला जाता है। तो लीडिंग कोफिशिएंट को 0 के बराबर नहीं होने देना है।
ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं। बात आएगा कि अच्छा ये अगर पॉलिनोमियल है तो इसमें जो डिग्री है, डिग्री 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, या फिर n-1 होगा, या फिर n होगा, ये सब किसको बिलोंग करेंगे, ये सब क्या होंगे। तो हम अगर देख रहे हैं तो इनकी जो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 से स्टार्ट हुआ है। क्या इसमें नेगेटिव है डिग्री में, तो नेगेटिव नहीं है। क्या डिग्री में फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन नहीं है। क्या डिग्री में रूट हमको दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, तो जो डिग्री है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 से। बात आएगा कि अब जब 0 से स्टार्ट हुआ है तो हम एक ही चीज देखेंगे, क्या फ्रैक्शन है या नहीं है। तो जितनी भी डिग्री है किसी में भी फ्रैक्शन नहीं है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए जो भी डिग्री होगा वो क्या होना चाहिए, होल नंबर। मतलब यहां पर हम देख रहे हैं ना, डिग्री पॉलिनोमियल को होने के लिए क्या होना पड़ेगा, डिग्री को होल नंबर होना पड़ेगा। तो हम यहां पर लिख लेते हैं each degree of x is belongs to non negative integer। इसमें क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। फिर अगला पॉइंट पर आते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल सकते हैं या फिर होल नंबर भी बोल सकते हैं। अगला पॉइंट जैसे बात आया कि अगर हमने f(x) इक्वल टू ये लंबा सा एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल है, तो दिमाग में आपके क्वेश्चन आ सकता है कि अगर केवल हमारा ये होता f(x) इक्वल्स टू केवल a0 x डिग्री 0 होती, तो बात आता क्या ये पॉलिनोमियल होता या फिर नहीं होता। अब बात आता है कि ये खुद किसके परिवार से आया है, पॉलिनोमियल के परिवार से आया है। ये वाला आपका पॉलिनोमियल के ही परिवार से आया है। तो बात आएगा कि आप पॉलिनोमियल के परिवार से आएगा तो पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, तो वो पॉलिनोमियल होगा आपका। तो बात आएगा कि यहां पर अगर ये इसकी डिग्री, मतलब ये n डिग्री पॉलिनोमियल था, मतलब इसका नाम n डिग्री पॉलिनोमियल था, n डिग्री पॉलिनोमियल के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर ये पॉलिनोमियल हमने लिया तो इसका नाम क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सुंदर बनाएंगे, मतलब इसका हम मेकअप करेंगे। मेकअप करने के बाद हम जानते हैं जिसकी डिग्री 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो आपको a0 पढ़ने में आएगा, तो हम केवल a पढ़ते हैं, हम उसका नाम a देते हैं। अब बात आएगा f(x) इक्वल टू a है और ये पॉलिनोमियल है, तो हम इसको क्या नाम देंगे। यहाँ पर चूंकि वेरिएबल नहीं है, मतलब डिग्री 0 था, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या नाम देंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फिर अगले पॉइंट पर आते हैं। फिर बात आता है कि मान लीजिए अगर हम f(x) इक्वल टू यहां से अगर हम यहां तक ले लें, अगर हम f(x) इक्वल टू a0 x डिग्री 0 प्लस a1 x डिग्री 1 अगर हम यहां तक लें, तो बात आएगा क्या ये पॉलिनोमियल होगा। फिर से वही बात होगा कि ये भी पॉलिनोमियल के परिवार से आया है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल होगा। तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम रखने से पहले हम इसको क्या करेंगे, मेकअप करेंगे। तो ये दिखेगा कैसा, f(x) इक्वल्स टू ax प्लस b की तरह दिखेगा। अब अगर हमको ये पॉलिनोमियल दिखता है तो हम देखते हैं कि इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है। इस एक्सप्रेशन में x की जो मैक्सिमम डिग्री होती है वही हमारा पॉलिनोमियल का नाम बताता है। तो यहाँ पर x की डिग्री कितनी है, 1 है। x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 1 है। तो नाम क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल या फिर 1 डिग्री पॉलिनोमियल। फिर बात आएगा कि मान लेते हैं हमको f(x) यहां से यहां तक लेना हो, तब क्या होगा, तो f(x) इक्वल्स टू अगर हमने a0 x डिग्री 0 लिया, a1 x लिया, फिर a2 x स्क्वायर लिया, तो बात आएगा क्या ये पॉलिनोमियल होगा, तो ये भी पॉलिनोमियल होगा। अब इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, तो हम पहले इसको नाम देने से पहले इसका मेकअप करेंगे। तो ये f(x) इक्वल्स टू हमको क्या दिख जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की तरह दिखेगा। अब हम देख रहे हैं इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2 है, तो नाम क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल या फिर सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल। फिर अगला स्टेप आते हैं। फिर मान लीजिए आपको क्या होगा, यहां से लेकर के यहां तक अगर मान लीजिए आ गया, तब क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट एक्स डिग्री 0 प्लस ए वन एक्स पावर 1 प्लस ए टू एक्स पावर 2 प्लस ए थ्री एक्स पावर 3। अब बात है इसका क्या नाम होगा, तो नाम रखने से पहले हम उसको क्या करेंगे, सुंदर बनाएंगे, उसका मेकअप करेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू हमको क्या दिख जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब मैक्सिमम डिग्री 3 होने के नाते इसका नाम क्या रखा जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या नाम रखा जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल या फिर थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल बोला जाएगा। तो ऐसे ही हम आगे भी जा सकते हैं। तो ठीक है, हमको इतना ही जरूरत पड़ता है, तो हम आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे ही हमको अगर बाइक्वाड्रेटिक में जाना होगा तो हम वहां तक भी जा सकते हैं, या 5 डिग्री में जाना होगा तो भी हम बना सकते हैं। तो हमको अब ये चीजें समझ में आ गई। अब फिर अगली बात, अगला हम अगर देखें तो आगे के लिए अगला अगर हम देखें तो कोई पूछेगा कि मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू आपके पास क्या हो गया, आ गया एक्स पावर 99 प्लस एक्स प्लस 1। तो बात आएगा इसका क्या नाम होगा, तो हम इसको नाम क्या देंगे, मैक्सिमम डिग्री कितनी है 99, तो हम बोलेंगे 99 डिग्री पॉलिनोमियल। मतलब हमको नाम अगर बताना है किसी भी पॉलिनोमियल का तो हम क्या करेंगे, उसमें देखेंगे कि उसकी जो मैक्सिमम डिग्री है वो कितनी है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आता है। अगला पॉइंट में हमको देखना है, कोई मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि अगर ये पॉलिनोमियल है, अब जो कि हम फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम स्टैंडर्ड लेवल अब 11th में आ गए हैं, तो अब हमको कोई पूछ सकता है कि पॉलिनोमियल है तो इसका डोमेन क्या होगा। तो डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल इज रियल नंबर। कोई भी पॉलिनोमियल होगा अगर उसका डोमेन आपसे पूछे जाएंगे, क्या बताएंगे आप, रियल नंबर बताएंगे। फिर आगे देखते हैं। फिर अगला पॉइंट, अगर कोई पूछा कि अच्छा डोमेन तो हो गया, रेंज के लिए तो पूछा जाएगा कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल या रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल क्या होता है, रियल नंबर होता है। अब बताता है कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल क्या होता है। तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल एग्जांपल में देखते हैं, हो सकता है x हो सकता है, ये भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब प्लस 1 हो सकता है, एक्स क्यूब माइनस 1 हो सकता है, एक्स पावर 5 प्लस 1 हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। मतलब हमको अगर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल समझना है तो हमको देखना है कि जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन में जो x की मैक्सिमम डिग्री है वो क्या है, ऑड है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे x की मैक्सिमम डिग्री, या फिर जैसे मान लेते हैं x पावर, जैसे हमने ऊपर लिया था 99 प्लस x प्लस 1, तो यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री कितनी है 99, तो क्या बोला जाएगा, इसको ऑड डिग्री पॉलिनोमियल बोला जाएगा। तो जितने भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होंगे उनका जो रेंज होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का जो रेंज है वो तो रियल नंबर है, लेकिन फिर से दिमाग में आएगा कि इवन डिग्री पॉलिनोमियल क्या होगा, इवन डिग्री का रेंज क्या होगा। तो उसके लिए सीखते हैं। तो उसमें पढ़ते हैं हम लोग रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ही हम रेंज निकाल लेंगे। हमको इवन डिग्री में पूछा जाता है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ही रेंज पूछा जाता है। तो देखते हैं, हम पॉलिनोमियल लेते हैं, जैसे p ऑफ x इज इक्वल टू आपके पास है, या y इक्वल टू, या हम fx के नाम से ही अभी लिखते हैं, fx इज इक्वल टू आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगा। आपका a b c रियल नंबर को बिलोंग करेगा, ठीक है।
और a को 0 के बराबर नहीं रखना है। अब अगर हमने देखा तो fx आपका ax² प्लस bx प्लस c है। अब यहां पर अगर हमसे इसका रेंज पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे, तो हम लोग अब सीखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको y का नाम देते हैं। y इक्वल टू पढ़ते हैं ax² प्लस bx प्लस c। हम एक काम करते हैं, यहां से हम a कॉमन करते हैं। अगर हमने a कॉमन किया पूरे टर्म्स में से तो आपको पढ़ने में आएगा x² प्लस b बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। ये हो गया। हम क्या करेंगे, हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। हम इस क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो आपको क्या करना होगा, लीडिंग कोफिशिएंट को 1 बनाना होगा। अगर आपको क्या करना होगा, कोई भी क्वाड्रेटिक दे दिया गया उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आपको करना क्या होगा, उसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना होगा। अब ये नहीं कि हम उसको मिटा के 1 बना दें, हमारे पास जो भी नंबर होगा, जैसे यहां पर a था तो हम यहां से a कॉमन किए तो हमारे पास 1 बच गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर का रूल क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। फिर हमने देखा कि ये हो गया, फिर x का जो भी कोफिशिएंट होगा इस एक्सप्रेशन में, x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसके हाफ का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कराएंगे। फिर से सुनिएगा, लीडिंग कोफिशिएंट 1 होने के बाद x का जो भी कोफिशिएंट होगा हम उसका x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कराएंगे। तो क्या हो जाएगा, x² लिखेंगे ही लिखेंगे। फिर अगला हम देखते हैं x का कोफिशिएंट कितना है, b बाई ए, तो हम इसको लिखते हैं, इसका हाफ कितना होगा, b बाई 2a। अगर जैसे आपके पास b बाई ए है, इसका हमको हाफ लिखना है तो b बाई 2a पढ़ने में आएगा। ठीक है, तो अब अगर हमें देखें तो ये क्या हो जाएगा, b बाई 2a का होल स्क्वायर हम ऐड करेंगे और अपने मन से सब्ट्रैक्ट कराएंगे। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं b बाई ए इंटू एक्स। अब हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाई ए। अगर हम देखें तो हम अभी भी इसी एक्सप्रेशन पर हैं। जैसे x² आपको दिख रहा है, x² दिख रहा है, ये प्लस का है और ये माइनस का, तो हम अगर देखेंगे तो ये कट जाएगा, तो फिर b बाई ए इंटू एक्स दिखेगा, यहां पर भी है, c बाई ए है, यहां पर भी है। ठीक है, हमने अपने मन से क्या किया है, उस क्वाड्रेटिक में जो x का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया है। अब अगर हम यहां से देखें, यहां से यहां तक का एक्सप्रेशन, तो हमको क्या पढ़ने में आएगा, x मतलब a² प्लस b² प्लस 2a भी होगा, जिसमें 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो हम लिखेंगे क्या, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको अलग से जोड़ देते हैं। इसको क्या हो जाएगा, अगर देखेंगे तो b² डिवाइड बाई 4a प्लस c बाई ए होगा। हम एक काम करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद आपको दिखेगा क्या, यहां पर तो x प्लस b बाई 2a ऐसे ही कॉपी होगा। एलसीएम लेंगे तो आपका नीचे आएगा 4a, ऊपर क्या हो जाएगा आपका b², फिर यहां पर देखेंगे a से डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा, तो 4, एक सेकेंड, यहां पर b² है तो ये 4a² होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब ये 4a² हो गया। अब अगर हमने एलसीएम लिया तो 4a से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, जो कि b² हो गया। अब a से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 4 आएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4ac होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम यहां से माइनस कॉमन कर लेते हैं। अगर माइनस कॉमन करेंगे तो आपको पढ़ने में आएगा x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस, यहां से कॉमन किया तो b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a² पढ़ने में आएगा। और हम जानते हैं कि b² माइनस 4ac को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो हम इसको लिखते हैं, तो पढ़ने में आएगा y इक्वल्स टू a ब्रैकेट x प्लस b बाई 2a
होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4a। क्या करना है आगे आपको, इस a का मल्टीप्लाई कर देना है। अगर हमने देखा a का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a इस पे शिफ्ट होगा, x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर, इस a का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये चूंकि a स्क्वायर था तो 4a बचेगा। ठीक है, हम एक काम क्या करते हैं, इस माइनस वाली पार्टी को हम उस तरफ भेजते हैं, तो आपको पढ़ने में आएगा y प्लस डी बाई 4a इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। हम इसको और अच्छे ढंग से लिखते हैं, लिखते कैसे हैं, y माइनस माइनस डी बाई 4a इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अब चूंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक में दो तरह के आपके ग्राफ बनते हैं। जैसे हम छोटे से ग्राफ से एग्जांपल लेते हैं, आपके पास y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होता है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होता है, इसका ग्राफ कैसा बनता है, अपवर्ड पैराबोला बनता है। तो ये वाला जो पॉइंट होता है जो यहां पर ओरिजिन को टच करता है, ये बोला जाता है 0,0 और ये बोला जाता है आपका वर्टेक्स। क्या बोला जाता है, वर्टेक्स। तो बात आएगा कि हम इसको देख के कैसे बता लेंगे कि इसका वर्टेक्स 0,0 है, तो हम इसको लिखेंगे कुछ इस तरह कि y माइनस 0 इक्वल्स टू एक्स माइनस 0। तो ये वाला वर्टेक्स का, ये वाला जो 0 है, इस वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट है, और ये जो x के पास वाला 0 है, ये किसके पास का है, आपके वर्टेक्स का x वाला पॉइंट है। ये वाला y पॉइंट है और ये वाला x पॉइंट है। ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर हम इसका कंपैरिजन करें, इसका हम इससे कंपैरिजन करें, इसका हम इससे कंपैरिजन करें, तो हम क्या देखेंगे, तो माइनस डी बाई 4a के स्थान पे यहाँ पर 0 था, तो वर्टेक्स में 0,0, यहाँ पर भी y के स्थान पे 0 और x के स्थान पे 0 है। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये वाला क्या है, माइनस डी बाई 4a और यहाँ पर माइनस बी बाई 2a। अब हम इसको मिटा देते हैं, अब हम इसको देख के बताएंगे कि वर्टेक्स क्या होगा। तो इसका वर्टेक्स क्या बोलेंगे हम, x कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। x कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस बी बाई 2a, और y कोऑर्डिनेट कितना बोला जाएगा, माइनस डी बाई 4a। x कोऑर्डिनेट इस x के पास वाला, y कोऑर्डिनेट इस y के पास वाला। ठीक है, ये तो आपका वर्टेक्स आ गया। अब हमें क्या बताना है, इसके रेंज पर चलना है। अब क्या करते हैं, रेंज पर आते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब आपका पॉइंट है, हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक होगा तो हमारे पास दो तरह के ग्राफ बनेंगे। जैसे पहला कंडीशन हम बना लेते हैं, देख लेते हैं आपके पास क्या था, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, जहां पर आपका a नॉट इक्वल्स टू 0 था। अब इसका भी मतलब समझ लेते हैं, जो चीज 0 के बराबर नहीं है या तो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर लेस देन 0 होगा। ठीक है, अब हम कुछ कंडीशन बनाते हैं, अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो इसमें केस 1 बनाते हैं। केस 1 में क्या होगा, हम a ग्रेटर देन 0 को लेके चलेंगे। अब जब ग्राफ आपका मतलब कि आपका लीडिंग कोफिशिएंट 0 से बड़ा होगा तो ग्राफ आपका अपवर्ड पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। बात आएगा कैसा ग्राफ बनेगा, तो पहले तो हो सकता है कि आपका जो ग्राफ हो वो ऊपर से चला जाए। ठीक है, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। एक ये ग्राफ बनेगा, फिर एक आपका ये वाला ग्राफ बनेगा, y एक्सिस को भी कट कर सकता है। फिर आपका एक ग्राफ ये वाला बनेगा। अब बात आएगा ये वाला ग्राफ कब बनेगा, जब ये ग्राफ, अगर हम पहले इसको देखें तो ये लाइन होता है y इक्वल टू 0, हम इस लाइन के नीचे आएंगे तो y लेस देन 0 बोला जाएगा।
इस लाइन के ऊपर जाएंगे तो y ग्रेटर देन 0 आएगा। ये वाला ग्राफ कब बनता है, ये बोला जाता है अपवर्ड पैराबोला, और a पॉजिटिव मतलब बोलता है। और अगर ये ग्राफ कब बनेगा, जब डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 होगा। ये वाला ग्राफ कब बनेगा, जब d इक्वल्स टू 0 होगा। ये वाला ग्राफ कब बनेगा, जब d ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो हम इसको भी नाम दे देते हैं, ये y इक्वल्स टू 0 है, ऊपर जाएंगे y ग्रेटर देन 0, नीचे आएंगे तो y लेस देन 0। ये वाला y इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0। अब अगर हमने देखा हम अगर देख रहे हैं तो ये वाला ग्राफ x की वैल्यू क्या होगी इसमें, तो हम जानते हैं y क्या है आपका fx है, तो fx आपका ग्रेटर देन 0 है। जब आपका fx ग्रेटर देन 0 मतलब y इक्वल टू fx है और y पॉजिटिव है तो fx भी आपका पॉजिटिव होगा। fx पॉजिटिव है तो ये ग्राफ आपका जो है मतलब डोमेन क्या होगा, x को बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा आपका रियल नंबर को। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं अगर आपका fx ग्रेटर देन 0 है, y से बड़े में है और y इक्वल्स टू 0 में भी है, मतलब y इक्वल्स टू 0 को टच भी कर रहा है और उससे ऊंचे पर भी है, तो इस दौरान आपका जो x होगा वो किसको बिलोंग करेगा, ये भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, अगर यहां पर हमने देखा तो आपका y पॉजिटिव में सपोज कर लिया d ग्रेटर देन 0 होता है तो डिस्टिंक्ट रूट मिलते हैं अल्फा और एक बीटा, यहां पर इक्वल रूट मिलता है, यहां पर सपोज कर लिया रूट होंगे जो अल्फा और बीटा बराबर होंगे, यहां पर आपका कोई रूट नहीं मिलता है ना भाई। तो अब यहां पर हमने देखा तो यहां पर क्या हो जाएगा, fx इफ fx ग्रेटर देन 0 अगर हम लें, fx ग्रेटर देन 0 तो fx ग्रेटर देन 0 मतलब y ग्रेटर देन 0, तो fx ग्रेटर देन 0 के दौरान आपका ग्राफ कौन बनेगा, ये वाला बनेगा, है ना भाई। तो fx ग्रेटर देन 0 के दौरान x की वैल्यू क्या होगी, माइनस इनफाइनाइट से अल्फा यूनियन बीटा से इनफाइनाइट होगा। फिर बात आएगा अगर आपका fx लेस देन 0 हो, तब अगर आपका fx लेस देन 0 होगा तब कौन सा ग्राफ बनेगा आपका, ये वाला येलो वाला। ठीक है, तो x आपका कहां से कहां तक बीच में होगा, अल्फा से बीटा के बीच में होगा। अब बात आता है कि इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा। रेंज को अगर हम देख के बताएं तो हम ग्राफ का यहां पर अगर देखें तो इसका वर्टेक्स होगा माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a होगा। किसी भी ग्राफ का अगर हम वर्टेक्स देखेंगे क्वाड्रेटिक है तो माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a, हालांकि यहां पर माइनस डी बाई 4a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर d इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पर d के स्थान पे 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। एक्चुअल हम यहाँ पर देखें तो पॉइंट होगा वर्टेक्स जो होगा माइनस बी बाई 2a कमा 0 हो जाएगा, लेकिन हमने जान से लिख दिया है तो आप पुट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर अगला अगर हम देखें तो यहाँ पर वर्टेक्स होगा जो क्या होगा, माइनस बी बाई 2a कमा माइनस डी बाई 4a होगा। अब अगर हमको इसका रेंज बताना है तो हम रेंज अगर कैसे बताएंगे, रेंज हमारा किसी भी ग्राफ में इन तीनों में से कोई ग्राफ हो सकता है, d लेस देन 0 वाला हो, चाहे d इक्वल टू 0 वाला हो, चाहे फिर d ग्रेटर देन 0 वाला हो। रेंज क्या होगा, रेंज होगा आपका माइनस d बाई 4a से इनफाइनाइट, मतलब कि हम देखेंगे मिनिमम माइनस d बाई 4a है से मैक्सिमम कहाँ जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे, तो माइनस d बाई 4a से इनफाइनाइट क्या बोला जाएगा, रेंज माइनस डी बाई 4a मिनिमम से मैक्सिमम इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अगर हमको ग्राफ का मतलब हमको क्वाड्रेटिक का रेंज बताना होगा तो हम देखेंगे कि उसमें लीडिंग कोफिशिएंट क्या है। अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो उसका रेंज क्या होगा, माइनस डी बाई 4a टू इनफाइनाइट। वर्टेक्स से हमसे मतलब नहीं है, वर्टेक्स चाहे a नेगेटिव हो चाहे a पॉजिटिव हो, वर्टेक्स दोनों कंडीशन में वही होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेम कंडीशन होगा इसमें भी जैसे पिछले वाले में। अब क्या करना है, जैसे हम लोग केस 2 लेते हैं, पहले इसको हटा लेते हैं।
इसको हटाने के बाद केस 2 पकड़ते हैं। केस 2 में क्या होगा, केस 2 में ए नेगेटिव लेना होगा। अब जब ए नेगेटिव होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। क्या बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। अब बात आएगा किसका किसका, इसका कैसा कैसा ग्राफ बनेगा। तो इसका जो भी ग्राफ होगा इस तरह से होगा। ये वाला होगा। ये वाला ग्राफ कब बनेगा, जब d लेस देन 0 हो। ये वाला ग्राफ तब बनेगा जब d इक्वल टू 0 हो। ये वाला ग्राफ तब बनेगा जब d ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, ये वाली लाइन आपका y इक्वल टू 0 है, इससे ऊपर चलेंगे तो y ग्रेटर देन 0। ये वाला लाइन y इक्वल टू 0, इससे ऊपर चलेंगे तो y ग्रेटर देन 0, नीचे आएंगे तो y लेस देन 0। अब ये वाला लाइन y इक्वल टू 0, ऊपर जाएंगे y ग्रेटर देन 0, नीचे आएंगे तो y लेस देन 0। अब ये वाले में अगर देखेंगे तो fx नेगेटिव है, fx नेगेटिव है। अगर आपका fx नेगेटिव है तो डोमेन मतलब x की जो वैल्यू होगी वो रियल नंबर होगी। यहां पर भी आपका fx लेस देन आर इक्वल टू 0 है तो डोमेन आपका यहां पर भी रियल नंबर होगा। लेकिन यहां पर आपका अल्फा और बीटा मिलेगा क्योंकि d आपका पॉजिटिव है। ठीक है, अब जब d पॉजिटिव है तो क्या बन जाएगा, आपका कंडीशन बनेगा इफ fx ग्रेटर देन 0। आपका fx जब ग्रेटर देन 0 है मतलब y ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ आपका कौन सा बनेगा, ये वाला पिंक वाला ग्राफ बनेगा आपका। तो x की जो वैल्यू होगी वो अल्फा से बीटा होगी। फिर अगर मान लीजिए आपका जो fx होगा, आपका जो fx होगा वो लेस देन 0 होगा तो ग्राफ आपका ये वाला बनेगा। ठीक है, तो आपका जो x की वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से अल्फा यूनियन बीटा से इनफाइनाइट। ठीक है, अब बात आएगा कि इसका रेंज क्या होगा। तो इसमें भी जो वर्टेक्स होगा वो माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a होगा। इसका भी जो वर्टेक्स होगा माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a होगा। इसका भी जो वर्टेक्स होगा माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a होगा। हमने बताया ना यहाँ पर d बराबर 0 रखेंगे तो इसका वर्टेक्स क्या बोला जाएगा, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। हमको रेंज बताना है, रेंज बताना है मतलब हम देखेंगे कि y एक्सिस पर हमारा ग्राफ कितना कवर किया है। तो मिनिमम से मिनिमम माइनस इनफाइनाइट और मैक्सिमम से मैक्सिमम माइनस डी बाई 4a है। तो रेंज यहां पर क्या लिखा जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से माइनस डी बाई 4a, माइनस डी बाई 4a पर क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो ये रेंज हो गया। फिर से देख लेंगे, आपका जब a पॉजिटिव होगा तो क्वाड्रेटिक का रेंज होगा माइनस डी बाई 4a से इनफाइनाइट। और फिर अगर मान लीजिए आपका लीडिंग कोफिशिएंट या a नेगेटिव है तो रेंज होगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस डी बाई 4a। क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। तो क्वेश्चन में हम देखेंगे तो पहला कंडीशन हमारे पास जो भी क्वेश्चन होगा जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 है तो यहाँ पर हम कंपैरिजन कर लेंगे, a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे एंड c की वैल्यू माइनस 3 है फाइंड कर लेंगे। फिर अगला पॉइंट आपका है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड जरूर ही करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के स्थान पे आपका माइनस 1 है, उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के स्थान पे आपका 1 है इंटू माइनस 3। तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 12, 12 प्लस 1 13 होगा। तो d इज इक्वल टू आपका 13 हो गया। अब d इक्वल टू 13 हो गया। अब देखना है a की वैल्यू जो है 1 है, जो क्या बोला जा रहा है ग्रेटर देन 0। अब जब ग्रेटर देन 0 है तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज होगा माइनस डी बाई 4a से इनफाइनाइट। रेंज क्या हो जाएगा माइनस डी बाई 4a से इनफाइनाइट।
तो डी के स्थान पे हमको केवल वैल्यू अब रखना है, जो जो देखना है। तो डी के स्थान आपको कितना रखना है, -13, 4 इंटू ए के स्थान पे 1 टू इनफाइनाइट। तो इसको लिख लेते हैं -13 डिवाइड बाई 4 टू इनफाइनाइट। तो इस क्वाड्रेटिक का जो रेंज है वो -13 डिवाइड बाई 4 से इनफाइनाइट है। अब वर्टेक्स के लिए अगर देखें इसका वर्टेक्स क्या होगा, तो वर्टेक्स तो हमको वर्टेक्स के लिए लीडिंग कोफिशिएंट नहीं देखना है, तो आपका बनेगा क्या, -b/2a, -d/4a। तो b के स्थान पे आपको कितना रखना है, -1, तो 1 डिवाइड बाई 2, -d/4a की टोटल ये वैल्यू है, तो -13 डिवाइड बाई 4। तो ये आपका वर्टेक्स आ गया। सिंपल है हम लोगों का क्वेश्चन। फिर आगे देखते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग fx इक्वल्स टू x² - 4x + 2। अब हमें इसका रेंज बताना है। क्वेश्चन हमारा है y इक्वल्स टू √x² - 4x + 2 है। अब हमको रेंज बताना है, रेंज बताना है मतलब इसकी टोटल वैल्यू बतानी है, एक हिसाब से y की वैल्यू बतानी है। तो बात आएगा कि हम सबसे पहले किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो x² - 4x + 2 का वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे, तो a = 1, b = -4 एंड c = आपका 2 आएगा। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट होगा b² - 4ac। b के स्थान पे आपको -4 का स्क्वायर रखेंगे, -4 इंटू a के स्थान पे 1 इंटू 2 होगा, तो ये 16 हो जाएगा, और ये -8, ओवरऑल आंसर 8 आएगा। मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो होगा हमारा 8 होगा। ठीक है, अब अगर हमने देखा तो हम रेंज निकालते हैं। लीडिंग कोफिशिएंट कितना है, 1 है, मतलब ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 है। तो हमारा जो भी रेंज होगा, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज होगा -d/4a से इनफाइनाइट। ध्यान रहे हमेशा -d/4a पर क्लोज इंटरवल। तो हमको रखना है केवल d के स्थान पे आपको कितना वैल्यू, 8, तो -8, 4 रहेगा, a के स्थान पे 1, इनफाइनाइट। तो इसका काट सकते हैं ये, तो हम लिखेंगे क्या, -2 से इनफाइनाइट। तो ये किसका रेंज आया है, x² - 4x + 2 का। इसका रेंज आया है कितना, -2 से इनफाइनाइट। अब बात आएगा कि इस पे तो रूट लगा है, जब रूट लगेगा तब ना हमको इसकी तरह लगेगा, और इसकी वैल्यू ही चाहिए थी, तो आ जाएगा। तो हम इस पे रूट लगाते हैं, रूट लगाएंगे तो x² - 4x + 2। अब बात आएगा कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो -2 है। रूट लगाने पर हम जानते हैं कि रूट क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, और पॉजिटिव के साथ साथ उसके अंदर जो वैल्यू बैठती हैं वो भी पॉजिटिव होती हैं। लेकिन ये तो -2 से इनफाइनाइट गया है। तो बात आएगा कि ये रूट कैसे लगाएगा, तो ये रूट लेगा जिसकी जितनी वैल्यू होगी, मतलब कि रूट की जो इसके अंदर बैठता है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है, तो ये अपने मिनिमम वैल्यू को लेगा, फिर इनफाइनाइट तक चला जाएगा। जैसे अगर हम देखें तो जैसे -2 है और यहाँ पर ये 0 है, कहीं रूट जो अंदर ले सकता है यहाँ से वैल्यू ले सकता है, और ये आपका -2 से 0 तक का वैल्यू नहीं ले सकता। तो इसकी जितनी वैल्यू है, हालांकि हमारा तो पूरे क्वाड्रेटिक का ये वैल्यू है, लेकिन रूट का जो है ये ले सकता है, ये ले नहीं सकता। तो रूट जहां तक वैल्यू अपना ले सकता है उतना लेगा, बाकी को छोड़ देगा। तो ओवरऑल रेंज कितना आएगा, 0 से इनफाइनाइट। अगला क्वेश्चन है सेम उसी तरह है, रूट वाला, x² y = √x² - 3x + 2 है। अब हम इसको देखते हैं, तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, पहले हम रूट वाले का क्वेश्चन, रूट के अंदर जो बैठा है उसका आंसर निकालेंगे, फिर रूट लगा देंगे तो ओवरऑल का आंसर आ जाएगा। फाइंड द रेंज, कभी भी रेंज बोले तो समझ लीजिए कि वैल्यू ऑफ y की वैल्यू निकालना है। तो हम पहले x² - 3x + 2 की वैल्यू देखते हैं। a बराबर आपका कितना है, 1 है, b = आपका -3 है, और c = आपका 2 है। हम d की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। d बराबर आपका होता है b² - 4ac। v के स्थान पे आपको -3 का स्क्वायर रखना है, -4 इंटू a के स्थान पे आपको 1 इंटू c के स्थान पे आपका 2। तो ये देखेंगे 9 होगा, और ये 8, तो ओवरऑल आंसर d बराबर 1 आएगा। अब a आपका 1 है जो कि ग्रेटर देन 0 है, a पॉजिटिव है, मतलब जो रेंज होगा इसका क्वाड्रेटिक का, जो अंदर बैठा क्वाड्रेटिक है उसका जो रेंज होगा वो कितना होगा,
माइनस डी बाई 4 ए से इनफाइनाइट होगा। तो हम डी के स्थान पे रखते हैं, तो -1, फिर 4 इंटू ए के स्थान पे 1 है, टू इनफाइनाइट। तो रेंज किसका निकल के आया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का जो रेंज निकल के आया वो -1/4 से इनफाइनाइट है। अब बात आएगा कि इस पे हमको रूट लगाना है, तो हम इस पे रूट लगाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो बात आएगा इसका क्या रेंज होगा, इसमें भी तो नेगेटिव है, तो जितनी नेगेटिव है, चूंकि अब इस पे रूट अप्लाई होगा तो इस पे भी रूट अप्लाई होगा। अब इस पे रूट अप्लाई होगा तो जो जो नेगेटिव वैल्यू है उसको नेग्लेक्ट कर देगा, और जो पॉजिटिव वैल्यू है उनको अपने में बैठा लेगा। तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू -1/4 से 0 तक जाएगा, तो 0 को 0 तक छोड़ देना है, तो 0 से इनफाइनाइट इसका रेंज होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे रेंज ऑफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। अब हमें क्या दिया है, कभी भी अगर आपको रेंज बताना है और आपको क्वाड्रेटिक डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक नजर आए तो आपको क्या करना होगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। जैसे पढ़ने में आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पढ़ने में आएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इस राइट साइड वाली पार्टी को भी लेफ्ट साइड ले आना है, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। हम देख रहे हैं यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर कॉमन हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो रहा है तो वाई माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से आपका क्या कॉमन हो रहा है, एक्स, तो वाई प्लस 1 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। हम देख रहे हैं ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स दिख रहा है ना भाई, ये एक्स के टर्म्स में आपको क्वाड्रेटिक दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, अब क्वाड्रेटिक है, अब इसका जो डोमेन है ये पूरा रियल नंबर है, मतलब हम एक्स के स्थान पे कुछ भी रख सकते हैं। अब देखना है कि अगर डोमेन रियल नंबर है और एक हिसाब से इसका जो रूट, एक हिसाब से हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपका जो रूट होगा इस क्वाड्रेटिक का वो d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, मतलब रूट्स रियल बोले जाएंगे। अब d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो b बराबर आपका कौन है, x का कोफिशिएंट, तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के स्थान पे मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है y माइनस 1, और c के स्थान पे मतलब कांस्टेंट टर्म कितना है y माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ब्रैकेट खोलेंगे तो y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, यहाँ पर अगर देखें तो -4, इसका ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y माइनस 4y स्क्वायर प्लस -4 प्लस 8y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। अगर हम इसको देखें तो यहाँ से मिलेगा हमको -3y स्क्वायर, इसको और इसको देखें तो आपको मिलेगा प्लस 10y, और इसको पकड़ें तो आपका -3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन आपका ओवरऑल इनइक्वलिटीज का बन गया है। अब क्वेश्चन आपका इनइक्वलिटीज का बन गया है, तो हम इनइक्वलिटी के दौरान क्या करते हैं, आपका जो भी पॉलिनोमियल होगा उसका फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने से पहले यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट आपका नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव बनाते हैं, तो पॉजिटिव बनाएंगे तो आपको पढ़ने में आएगा 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3। हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। अब इस पॉलिनोमियल का हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो 3y स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर 9 आना चाहिए, ऐड करने पर -10 आना चाहिए, तो हमारे पास 9 और 1 है, तो -9y माइनस y प्लस 3, तो 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 3 लेस देन आर इक्वल टू 0। यहाँ से आपका 3y कॉमन होगा, बचेगा y माइनस 3, यहाँ से -1 कॉमन होगा, y माइनस 3 लेस देन आर इक्वल टू 0। ओवरऑल में से देखेंगे तो y माइनस 3 आपका कॉमन हो रहा है, तो y माइनस 3 आपने कॉमन किया, बचा कितना 3y माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू 0। हमने ये सीखा है दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन लेस देन आर इक्वल टू 0, तो आंसर आपका छोटे से बड़ा, उससे भी बढ़िया है कि हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से 1/3 आएगा और ये वाला 3 प्लस माइनस प्लस, आंसर आपको किस में चाहिए, नेगेटिव में, तो आंसर 1/3 से 3 होगा। तो y बिलोंग्स टू 1/3 से 3 होगा।
तो आपका आंसर ये है। लेकिन उससे भी पहले हमें एक काम अभी और करना है, इसमें से देखना है कि कुछ y की वैल्यू जो है वो निकालनी होंगी कि ये पूरा आपका जो रेंज है यही होगा। तो आपको क्वाड्रेटिक कौन सा था, ये वाला है। तो क्वाड्रेटिक में जो लीडिंग कोफिशिएंट है हम क्या करेंगे, इसको हम 0 के बराबर करेंगे। एक बार जब हम 0 के बराबर करेंगे तो y माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो y इक्वल टू 1 आएगा। हम इस y की वैल्यू को उठा करके हम यहाँ पर रखेंगे तो आपको पढ़ने में क्या आएगा, 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अगर हमने क्या देखा कि अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें यहाँ से कुछ x की वैल्यू आती है या फिर नहीं आती है, अगर x की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी तो हम क्या करेंगे, तब हम इसमें इस y की वैल्यू को 1 को रहने देंगे क्योंकि y की वैल्यू 1 यहाँ पर लाइज कर रहा है। अगर यहाँ से कुछ x की वैल्यू नहीं आ रही है तो हम y की वैल्यू को 1 नेग्लेक्ट कर देंगे। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होगा। देखा तो ये वाला कट गया, अब इस ये 1 से 1 कट गया, माइनस एक्स इस तरफ आएगा तो आपका 2x इक्वल टू 0 होगा। तो x इक्वल टू 0, क्या रियल नंबर में x इक्वल टू 0 आता है, नहीं आता? तो x इक्वल टू 0 हम रख सकते हैं। जब हम यहाँ पर रखेंगे x इक्वल टू 0 तो y बराबर 1 आपका आएगा। मतलब कि हमें कुछ करना नहीं है, जो हमारा रेंज है केवल और केवल यही है। अगर बात आता कि क्या करते हैं, अगर यहाँ पर कुछ नहीं आता तो y इक्वल टू 1 आता। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पर सिखा रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 होता ऐसा एक्सप्रेशन और इक्वल टू 1 बाय द वे आता। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सॉरी प्लस एक्स माइनस 1 होता। तो ये वाला इससे कट जाता, ये वाला इससे कट जाता और 1 इक्वल टू माइनस 1। क्या ये पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये कब आया था, y इक्वल टू 1 रखने पर। तब हम क्या करते हैं, यहाँ से 1/3 से 3 के बीच में आपका y की वैल्यू 1 लाइज कर रहा है तो हम उस 1 को नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसी पर छोड़ देंगे। मतलब जो रेंज है 1/3 से 3 है, y की वैल्यू 1 भी पॉसिबल है, आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, इफ x इज रियल देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। मतलब हमें वही काम करना है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy प्लस 3y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 करना है। फिर राइट साइड वाले पार्टी को लेफ्ट साइड ले जाना है तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy प्लस 3y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 करेंगे। यहाँ से आपका देख रहे हैं एक्स स्क्वायर कॉमन हो रहा है तो y माइनस 1 एक्स स्क्वायर, यहाँ से और यहाँ से देखेंगे तो x कॉमन होगा